क्वेश्चन समझ आया सबको? ये डिस्क रोटेट कर रही है और आगे भी जा रही है, स्लिपिंग नहीं है, मतलब इट्स अ केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो जब ये डेटा हमारे पास है, बिकॉज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, ओमेगा और अल्फा दोनों दिए हैं, ओमेगा और अल्फा दोनों दिए हैं, मींस ये ओमेगा जो है चेंज हो रहा है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्लिपिंग नहीं है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्लिपिंग नहीं है, मतलब इट्स अ केस ऑफ रोलिंग एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो हमने बताना है ए की एक्सेलरेशन कितनी है, बी की कितनी है, पॉइंट बी की, एंड पी के कोऑर्डिनेट्स। कैसे करें? सर ए पे √48 है। ए पे एक्सेलरेशन कितनी निकाली है? √48। √48 नहीं, ए की एक्सेलरेशन है अंडर रूट ऑफ 156। ए की एक्सेलरेशन है अंडर रूट ऑफ 156। सर डज नॉट स्लिप का यहाँ पे मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? रोलिंग है, इट्स अ केस ऑफ रोलिंग। So we can say that so center of mass की acceleration है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ACM acceleration of point A relative to center of mass। अगर मैं सेंटर ऑफ मास से देखूं तो ए पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी है? एक इसकी एक्सेलरेशन है सेंट्रिपेटल और एक है टेंजेंशियल। आर अल्फा और आर ओमेगा स्क्वायर। आर अल्फा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और आर ओमेगा स्क्वायर डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितनी होगी? एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास का मतलब है इट्स एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। Acceleration of A is acceleration of A relative to center of mass plus acceleration of center of mass। ये निकालना था।
ये दोनों परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा ACM, और ये किस डायरेक्शन में, अलोंग टेंजेंट। सो रिजल्टेंट फोर्स बतानी है। बेसिकली तीन फोर्सेस कौन सी होगी अगर आप ध्यान से देखो तो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मासेस आर अल्फा हॉरिजॉन्टल में प्लस आर ओमेगा स्क्वायर डाउनवर्ड्स प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मासेस 6 हॉरिजॉन्टल में। सो नेट फोर्स कितनी, नेट एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, आर ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2√3 इसका स्क्वायर 12 ये भी 6 है, ये भी 6 है, दैट मीन्स 12 तो हो गई हॉरिजॉन्टल में, प्लस हमारे पास आगे 2√3 एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2√3 का स्क्वायर। इजी क्वेश्चन नहीं है ये, आसान मत समझो इसको। ये जेईई एडवांस में 8 नंबर में आया था, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालनी 4 मार्क्स में और एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालनी भी 4 मार्क्स में। तो 8 मार्क्स आ सकते थे अगर आप ये क्वेश्चन ठीक कर लेते तो, बट आईआईटी में 8 मार्क्स लेना इट्स नॉट इजी। कुछ तो वो कंसेप्ट ऐसा डालेंगे कि आप गलती कर दो। तो जब भी एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट आपसे पूछेंगे, जैसे व्हेन अ बॉडी इज रोलिंग, इसका मतलब ये होता है इट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। The acceleration of any point is acceleration of center of mass plus acceleration of that point relative to the center of mass. So हर क्वेश्चन, अब बाकी के दो पार्ट्स भी ऐसे ही होने थे, बी की भी एक्सेलरेशन ऐसे ही निकलेगी और फिर पॉइंट पी की एक्सेलरेशन 0। बिकॉज अगर मैं आपसे पॉइंट पी का पूछता, कोऑर्डिनेट्स बताओ पॉइंट पी के, तो पी पॉइंट पे एक्सेलरेशन कौन कौन सी है, पी पॉइंट की एक्सेलरेशन अगर बतानी है तो इसकी एक एक्सेलरेशन है आर अल्फा, इधर आर ये डिस्टेंस, और एक इसकी एक्सेलरेशन है इधर आर ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू अगर ACM के इक्वल होगी आर ओमेगा स्क्वायर और आर अल्फा के रिजल्टेंट की, तो नेट एक्सेलरेशन 0 आ जाएगी। यस तो इन दोनों का रिजल्टेंट ACM के इक्वल, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 6। हमें अल्फा भी पता है, ओमेगा भी पता है, तो वहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू आ जाएगी तो थीटा निकाल सकते हो, ये थीटा कितना होगा, आर की वैल्यू आ जाएगी तो थीटा निकल आएगा, निकल आएगा ना, बिकॉज हमें ये एंगल दिया है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा। अगर ये थीटा है तो आप निकाल सकते हो ना रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल होगा कब, मैग्नीट्यूड तो इक्वेट कर दिया, तो ये इक्वेट मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा या साइन थीटा, cos थीटा ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा। तो आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा प्लस आर अल्फा कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू ACM। या इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वेट कर सकते थे, इन दोनों को इक्वेट करके यू कैन फाइंड थीटा।
तो इसका बी पार्ट करके देखना, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी आएगी आपकी 2√3 अपवर्ड्स। एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 2√3 अपवर्ड्स। वो मेरे को आप ओरली भी बता सकते थे। बी पॉइंट पे कौन कौन सी एक्सेलरेशन होंगी? बी पॉइंट पे एसीएम और आर अल्फा तो इक्वल हो गए लोएस्ट पॉइंट पे, बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग। तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन बची, आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल। नेक्स्ट यू राइट। सर जब भी नो स्लिपिंग लिखा है इसका मतलब वो प्योर रोलिंग लेना है। हाँ जी। A solid sphere of radius r is released on a solid sphere of radius r is released on rough horizontal surface with its top point having thrice the velocity of bottom point. With its top point having thrice the velocity of bottom point. अब ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कल कराया था। Calculate the linear velocity of center when it starts pure rolling. Calculate linear velocity of center when it starts pure rolling. नॉर्मली क्या होता है, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी होती है 2v0 और बॉटम पॉइंट की 0। हमें दिया टॉप पॉइंट की वेलोसिटी बॉटम पॉइंट से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो अगर बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी को हम लेते हैं इट्स v0, तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी इट्स 3v0। हमें ऐसे दिया है। सर वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट के बाद आपने क्या बोला था, एक बार रिपीट कर दो। मैंने अभी सिर्फ ये बताया है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर v0 है तो इस पॉइंट की 3v0 है। हमने बताना है व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग तो सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी। व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, मतलब इनिशियली ये प्योर रोलिंग नहीं है क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी रिलेटिव टू सरफेस जीरो नहीं है। बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी रिलेटिव टू सरफेस जीरो नहीं है, मतलब बॉटम पॉइंट आगे स्लिप कर रहा है। अगर बॉटम पॉइंट आगे स्लिप कर रहा है तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लगेगी, अगर वेलोसिटी है टुवर्ड्स राइट तो फ्रिक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हमने उस अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है कि इसकी वेलोसिटी बतानी है व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, बिकॉज अगेन सेम कंसेप्ट का यूज होगा, कंसेप्ट कि फ्रिक्शन लीनियर वेलोसिटी को कम करेगी और एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगी टिल अ स्टेज इज रीच्ड वेयर इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। एक बार खुद से ट्राई करो बिना मेरी हेल्प के, फिर बताता हूँ नहीं होगा तो।
यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें आपने कहा था ना कि जब जैसे आई ओमेगा लगाना होता है तो वो अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है, लेकिन इसमें तो हम अबाउट लोअर मोस्ट पॉइंट लगा रहे हैं। मैंने कल भी बताया था, हमने लेना था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट लोअर मोस्ट पॉइंट और इट्स रोटेटिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो आईसीएम वो हमेशा आईसीएम इनटू ओमेगा ही लेना। कल भी ऐसे ही किया था, देखना कल वाला न्यूमेरिकल। मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना जरूरी नहीं, बस फॉर्मूला यही रहेगा। हाँ, बिकॉज हम लेते हैं रोलिंग मोशन इज ऑर्बिटल मोशन प्लस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके। Next you can read. A uniform rod of mass m and length L is hinged at its end to a wall so that it can rotate. A uniform rod of mass m and length L is hinged at its end to a wall so that it can rotate freely in horizontal plane. When rod is perpendicular to a wall, a constant force F starts acting at the center of the rod in So horizontal. rod is perpendicular. Rod is perpendicular to the wall. A constant force F starts acting at a center of the rod in horizontal direction. A constant force F starts acting at a center of rod in horizontal direction perpendicular to the rod. The force always remains in original direction
with what horizontal speed? With what horizontal speed will the rod, with what angular speed will the rod with what angular speed will the rod hit the wall? हमें ऐसे दिया, you have a wall, से मान लो ये वॉल है, एक रॉड है इसके परपेंडिकुलर ऐसे, हमने इस रॉड के सेंटर पे एक फोर्स लगाई परपेंडिकुलर, तो ये रॉड रोटेट कर रही है और ऐसे घूम के इस वॉल को हिट करती है, तो किस एंगुलर वेलोसिटी से हिट करेगी? मतलब हमारे पास इस फॉर्म में है। अब डायग्राम थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, मान लो ये वॉल है, ये एक रॉड है, रॉड के सेंटर पे फोर्स लगाई है F, तो ये ऐसे घूम के वॉल को हिट करेगी, तो हमने बताना है वो किस वेलोसिटी से। डायग्राम समझाने के लिए मैंने वॉल को ऐसे बनाया हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे दीवार है, ये रॉड है, ये ऐसे घूम के हिट करती है, तो हमने बताना है वो किस वेलोसिटी से हिट करेगी। ऐसे नहीं घूम रही तो हमने ग्रेविटी के इफेक्ट्स नहीं लेने, रॉड के सेंटर पे फोर्स लगाई है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, तो किस वेलोसिटी से वॉल को हिट करेगी ये बताना है। हमने इसके सेंटर पे फोर्स लगाई है L/2 पे, और ये इसी डायरेक्शन में लगेगी हमेशा। हमें क्या है कि फोर्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, फोर्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो थोड़े इंस्टेंट के बाद भी अगर आप देखोगे तो वो इस फॉर्म में बनेगा कि लोअर पॉइंट तो फिक्स्ड है, ये रॉड है और ये फोर्स लग रही है। हमने बताना है एंगुलर वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द वॉल। पहले ये देखो, क्वेश्चन समझ में आया, बताना क्या है। इनिशियली जब ये यहाँ पे थी तो इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं थी, एक एंड फिक्स्ड है, मतलब इट्स अ केस ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशन। रोटेशन। तो हमें ट्रांसलेशन को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। हमने फोर्स लगाई तो फोर्स के कारण टॉर्क लगेगी, हमें कहा फोर्स हमेशा सेंटर पे ही लगेगी और एक ही डायरेक्शन में लगेगी। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं मान लो, और ये पॉइंट O, तो टॉक अबाउट पॉइंट O कितनी होगी? लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है O से? L/2। L/2 तो ये डिस्टेंस है ना, मैंने ये बताना है या परपेंडिकुलर बताना है? L/2 sin परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है ना, तो टॉक एट एनी इंस्टेंट इज L/2 तो सिर्फ इनिशियल है जब थीटा 0 है। इतना समझ आया? समझ आया ये? L/2 cos थीटा, देखो सबको समझ आ रहा है क्यों ले रहा हूं मैं? बिकॉज हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, दिस इज आवर परपेंडिकुलर। L/2 cos थीटा, ये लो या ये लो एक ही बात है वो। इतना क्लियर है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, टॉर्क पता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बतानी है किस वेलोसिटी से हिट करेगी, तो कैसे करेंगे?
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, टॉर्क पता है, टॉर्क से एंगुलर एक्सेलरेशन निकल आएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी? रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड, about one end it's ml ml square square by 3. मेरे पास ये आ गया 3 L कैंसिल हो जाएगा 3F cos थीटा अपॉन 2ml, यही आ रहा है 3F cos थीटा अपॉन 2ml। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। कितना टर्न किया है रॉड? 90 डिग्री। हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी पता है। तो हमने बताना है व्हाट विल बी द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसे करें? सर जैसे इसमें टाउ कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो तो लगा ही नहीं सकते ना इक्वेशन। इक्वेशन नहीं लग सकती, इक्वेशन नहीं लग सकती इसमें, because angular acceleration theta पे dependent है। You cannot use omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta। तो हम काइनेमैटिक्स में क्या करते थे जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होती थी? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। Differentiation इंटीग्रेशन। तो अल्फा को मैं क्या लिख दूं? d omega by dt. d ओमेगा बाय dt। अब वेरिएबल कौन कौन से आ गए? हमें टाइम तो पता नहीं है कितने टाइम में हिट करेगी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा इंटू, बिकॉज डी थीटा बाय डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा। यस सर। हम उसमें भी करते थे v इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब हमने काइनेमैटिक्स में भी किया था। dv बाई dt को हम लिख देते थे इट्स v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3f cos थीटा अपॉन 2ml। तो ओमेगा डी ओमेगा इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम 0 to omega, angle varies from 0 to pi by 2। ओमेगा डी ओमेगा की इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाय 2, cos थीटा की इंटीग्रेशन cos थीटा की इंटीग्रेशन लिमिट 0 से pi by 2। So this is omega square by 2 is equals to 3f upon 2ml, because ये 1 आ गया, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई। So under root 3f upon ml, under root 3f upon ml आया समझ? सही, किस साल जेई मेंस को क्वेश्चन देता हूँ, इजी है। मेरे को ऐसे ओरल बता देना कैसे करेंगे।
Moment of inertia of disk about axis AB. Mass m, radius r. Moment of inertia about AB बताना. Moment of inertia of disk about AB. सर उसके पैरेलल एक डायमीटर बना के सर आईसीएम आ जाएगा, फिर सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पैरेलल एक्स पर लगा. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. ICM कितना? mr square by 4. mr square by 4. ये डिस्टेंस r, ये 30, तो r परपेंडिकुलर कितना? r cos 30, r sin 30. r sin 30. r sin 30. IAB will be equals to mr square by 4 plus mr square by 4. सर ICM हम वो mr square 1 plus 4 sin square 1 by 4 plus sin square थीटा नहीं लेंगे? वो जो आपने लिखा. अरे कहाँ डायमीटर है ये तो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट तो mr square by 4 ही होता है. दिस इज डायमीटर ओनली. पर वो एंगल भी तो 30 डिग्री बना रहा है. यार एंगल का क्या लेना देना है, हद है. अब देखो मतलब ऐसे कैसे फिजिक्स के कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे. मैं किसी भी डायमीटर के अबाउट निकालूं, मैं अब कोई भी डायमीटर ले लूं इसका, ये लूं, कोई भी डायमीटर लूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही रहना है ना, वो थोड़ी बदल जाएगा. इस डायमीटर में और इस डायमीटर में क्या फर्क है? डायमीटर ही है दोनों. एंगल पे थोड़ी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे केसेस में. अबाउट सेंटर डायमीटर के अबाउट तो सेम ही रहना है. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं. आज वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट टाइप के थे. प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चंस आने की रिलेटिवली कम होती है बिकॉज अब बहुत ज्यादा टफ पेपर कोई भी नहीं आता. किसी टाइम पे आते थे जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन, बट अब जेईई एडवांस में भी पेपर थोड़ा सिंपल आने लग गया. सो बट इस तरह के क्वेश्चन भी आने चाहिए कि अगर बाई चांस पूरे पेपर में, मतलब अब जैसे टोटल पेपर में हमने 35 या 36 क्वेश्चन आएंगे एडवांस में, तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है कि 35 में से 4-5 ऐसे आएंगे. बट वो 4-5 क्वेश्चन जो करके आएगा वही टॉप रैंक में पहुंचेगा, बिकॉज जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो हर कोई करके आएगा. तो थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन भी आने चाहिए आपको. तो कल करेंगे इसके आगे फिर.